दिलीप कुमार साहब ने अपने लंबे फिल्म करियर में कई सारी फिल्मों को मना किया था। ऐसी फिल्में जो बाद में जाके हिट्स, सुपर हिट्स और मेगा हिट्स बनी। लेकिन दिलीप कुमार साहब को इस बात का अफसोस बिल्कुल नहीं हुआ, सिवाय 3 फिल्मों के। वो 3 फिल्में थी बैजू बावरा, प्यासा और जंजीर। आज मैं बैजू बावरा के बारे में बात करना चाहता हूं। क्यों ये फिल्म स्पेशल थी, क्यों बाद में जाकर दिलीप साहब को अफसोस हुआ इस फिल्म को छोड़ने का। मेरा नाम है राहुल। इट्स अ लिटिल डिफरेंट, इट गोज लाइक RAHOUL। दिस इज 70mm विथ राहुल। बैजू बावरा बनाई थी विजय भट्ट साहब ने। ये इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे और अपने भाई शंकर भट्ट के साथ बैजू बावरा के प्रोड्यूसर भी थे। जब विजय भट्ट दिलीप कुमार के पास पहुंचे इस फिल्म की बात करने के लिए, तो मामला पैसों पे अटक गया। विजय भट्ट कुछ कम बजट की फिल्में बनाते थे जिससे कि लागत कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। दिलीप कुमार उस वक्त हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट स्टार थे। जो पैसा विजय भट्ट ऑफर कर रहे थे दिलीप कुमार को पसंद नहीं आया। कुछ डेट्स की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसा अच्छा मिल रहा हो तो डेट्स एडजस्ट की जा सकती हैं। एनीवे, विजय भट्ट एंड दिलीप कुमार की नहीं बनी और दिलीप कुमार साहब ने बैजू बावरा नहीं की। विजय भट्ट साहब कम बजट की फिल्में जरूर बनाते थे, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी जनता की पसंद पर। फॉर एग्जाम्पल, वो माइथोलॉजिकल फिल्में बहुत बनाते थे क्योंकि उस जमाने में लोगों को देवी देवताओं की, पॉपुलर राजाओं के किस्से कहानियों की फिल्में देखना बहुत पसंद था। इनफैक्ट विजय भट्ट साहब ने 1943 में एक फिल्म बनाई थी राम राज्य। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में एक ही फिल्म देखी थी और वो थी राम राज्य। बैजू बावरा को दिलीप कुमार साहब ने ही नहीं, नरगिस जी ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पैसों की बात नहीं बनी। सो जब दिलीप कुमार और नरगिस जी दोनों ने ही इस फिल्म को छोड़ दिया, तो विजय भट्ट ने 2 ऐसे लोगों को साइन किया जो एक्टर्स तो थे लेकिन स्टार्स नहीं थे उस वक्त तक। भारत भूषण और मीना कुमारी। ये करीब 1950 की बात है जब बैजू बावरा की कास्टिंग हो रही थी, और भारत भूषण और मीना कुमारी दोनों ही बजट में इसलिए आ गए क्योंकि तब तक भारत भूषण स्टार बने नहीं थे, और मीना कुमारी को तो विजय भट्ट साहब ने ही कई साल पहले 1939 में एक हिंदी फिल्म जिसका नाम था लेदर फेस, उसमें लॉन्च किया था एज बेबी मीना। बैजू बावरा के दोनों ही एक्टर्स नए थे, लेकिन इस फिल्म में पूरा का पूरा बॉलीवुड मसाला था। एक हीरो था जो गाना गाता था, एक हीरोइन थी जो शर्माती थी। फिल्म में कुछ कॉमेडी के सब प्लॉट्स भी थे, और उसके साथ साथ एक महाजुगलबंदी थी बिटवीन तानसेन एंड बैजू बावरा। एंड नॉट टू फॉरगेट, फिल्म की एंडिंग एक ट्रैजिक क्लाइमैक्स थी। तो एक बॉलीवुड फिल्म में जितने भी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होते हैं, वो सब कुछ था इन बैजू बावरा। विजय भट्ट ओरिजिनली तानसेन पे फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने बैजू बावरा की कहानी सुनी, जो ऐसा कहा जाता था तानसेन के टाइम में ही थे, अच्छा गाते थे, लेकिन वो तानसेन जैसे संगीत सम्राट नहीं बन पाए। इस कहानी ने, इस ट्रैजिक कहानी ने विजय भट्ट को इतना इंस्पायर किया कि उन्होंने तानसेन पे फिल्म ना बना के बैजू बावरा पे बनाई। विजय भट्ट जानते थे कि बैजू बावरा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका म्यूजिक होने वाला है। इन्होंने म्यूजिक के लिए चुना नौशाद साहब को, क्योंकि नौशाद साहब को क्लासिकल म्यूजिक की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और एक रीजन था, विजय भट्ट के साथ नौशाद साहब पहले भी काम कर चुके थे, यानी करीब 1940s की बात है। कुछ फिल्में विजय भट्ट ने नौशाद साहब के साथ की थी। इनफैक्ट नौशाद साहब विजय भट्ट की कंपनी में काम करते थे 250 रुपए पर मंथ की सैलरी पर। उन्होंने फिल्में की थी जैसे माला, स्टेशन मास्टर और दर्शन। क्योंकि बैजू बावरा एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली थी, विजय भट्ट ने इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले लिखा वो अकेले नहीं लिखा, उसमें उन्होंने नौशाद साहब को इन्वॉल्व किया, और ये प्रोसेस 6 महीने चला। 6 महीने तक फिल्म के संगीत पर और स्क्रीन प्ले पर काम हो रहा था, और इसको पुख्ता किया जा रहा था। ऐसा किया जा रहा था कि संगीत और इसका स्क्रीन प्ले अलग ना लगे, ऐसा लगे कि दोनों एक ही है। बैजू बावरा का क्लासिकल म्यूजिक इनिशियली लोगों को पसंद नहीं आया, और जहां मैं लोगों की बात कर रहा हूं,
विजय भट्ट के अपने सगे भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर शंकर भट्ट तक को क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जनता पागल हो जाएगी, उन्हें कुछ समझ नहीं है क्लासिकल म्यूजिक की, कुछ पॉपुलर चीजें तो डालो। लेकिन नौशाद साहब और विजय भट्ट अड़ गए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को हम जैसा बनाना चाहते हैं उसमें क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़रूरी है और ये हमारा पूरा विश्वास है कि लोगों को ये संगीत पसंद आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने बैजू बावरा अभी तक नहीं देखी है, इसलिए मैं बैजू बावरा की स्टोरी के सारे पत्ते नहीं खोलूंगा, लेकिन क्लाइमैक्स की बात करनी ज़रूरी है। एक फेमस जुगलबंदी है इस फिल्म के एंड में बिटवीन मियां तानसेन एंड बैजू बावरा। तानसेन हार जाते हैं, बैजू बावरा जीत जाते हैं, क्योंकि बैजू बावरा हमारी फिल्म के हीरो हैं। प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि नौशाद साहब और विजय भट्ट ने तानसेन की आवाज़ चुनी थी उस्ताद आमिर खान साहब। ये बहुत ही फेमस शास्त्रीय गायक थे और ये बहुत अप्रोप्रिएट था कि तानसेन के लिए वो अपनी आवाज़ थे। अब प्रॉब्लम यह है कि उस्ताद आमिर खान किससे हारेंगे और उस्ताद आमिर खान को कैसे ये कहा जाए कि आपको हारना है। नौशाद साहब और विजय भट्ट ने इस प्रॉब्लम पर काफ़ी विचार किया और जब ये गुत्थी नहीं सुलझी तो वो उस्ताद आमिर खान साहब के पास पहुंच गए और सब सच सच बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, आपको हारना है। अब आप बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उस्ताद आमिर खान साहब ने डी.वी. पलुस्कर साहब का नाम बताया। ये एक बहुत ही टैलेंटेड हिंदुस्तानी क्लासिकल गायक थे। उस्ताद आमिर खान ने कहा अगर डी.वी. पलुस्कर मान जाते हैं गाना गाने के लिए तो मैं इस जुगलबंदी में हारने को तैयार हूं। थैंकफुली पलुस्कर साहब मान गए और फिर रिकॉर्ड हुआ शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा बॉक्सिंग मैच जिसमें उस्ताद आमिर खान साहब हारे और पलुस्कर साहब जीते। मैं आज कई सालों से मुंबई में रहता हूं, लेकिन मेरी पैदाइश और मेरा बचपन इलाहाबाद में बीता है और वहां हम गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात करते थे। ये एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जो यूज़ किया जाता है जब दो धर्म या दो अलग समुदाय के लोग आपस में प्यार और सौहार्द के साथ रहें और काम करें। फिल्म बैजू बावरा का एक गाना है जो मुझे उसी गंगा जमनी तहजीब की याद दिला देता है। एक अच्छे और सच्चे कलाकार का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है, ये इस गाने से हम प्रूव कर सकते हैं। इस गाने को जिसने लिखा था उनका नाम है शकील बदायूनी। इस गाने की जिसने धुन बनाई थी उनका नाम है नौशाद और इस गाने को जिसने गाया उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। और इस गाने को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप मंदिर में बैठे हों और कोई भजन गा रहा है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज। अभी मैं कुछ देर पहले गंगा जमनी तहजीब के बारे में बात कर रहा था। इस फिल्म में एक और गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा। इस गाने के बारे में एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। ये गाना बंबई के आउटस्कर्ट्स पे शूट किया गया था और उस समय विजय भट्ट जो ऑब्वियसली बजट फिल्में बनाते थे, ज़्यादा पैसा नहीं होता था इनकी फिल्मों में खर्च करने के लिए, तो उन्होंने कोई कोरियोग्राफर नहीं रखा और इस गाने के लिए उन्होंने भारत भूषण एंड मीना कुमारी को ये कहा कि आपको जैसे करना है आप कर लो। बैजू बावरा 1952 में रिलीज हुई थी और बिना किसी बड़े नाम के होते हुए भी कोई बड़ा स्टार नहीं था उस फिल्म में, लेकिन अपनी म्यूजिक एंड स्पेशली अपने क्लासिकल म्यूजिक के दम पे बैजू बावरा ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। करीब 1 करोड़ रुपए कमाए थे बैजू बावरा ने। बैजू बावरा रिलीज होने के 2 साल बाद फिल्म फेयर ने अवार्ड्स देने शुरू किए थे और पहले फिल्म फेयर अवार्ड में बैजू बावरा के म्यूजिक के लिए नौशाद साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला एंड मीना कुमारी को फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उस जमाने में जब फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता था तो पूरे फिल्म के म्यूजिक के लिए नहीं दिया जाता था, एक पर्टिकुलर गाने के लिए दिया जाता था। तो गंगा की मौज में जमुना का धारा, उस गाने के लिए नौशाद साहब को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था।
बैजू बावरा की वजह से भारत भूषण की ऐसी इमेज बन गई कि अपनी पूरी जिंदगी उन्हें ज्यादातर माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स ही मिलते रहे। बैजू बावरा के लिए तो भारत भूषण को कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अगले साल 1955 में उन्हें चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए उस लीड कैरेक्टर को प्ले करने के लिए फाइनली फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सो ये थी बैजू बावरा की कहानी, एक ऐसी फिल्म जिसे दिलीप कुमार ने छोड़ा जरूर, लेकिन बाद में उन्हें अफसोस रहा इस फिल्म को छोड़ने का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दिलीप कुमार यूसुफ से दिलीप कुमार बनने पर राजी कैसे हो गए, तो आप ये वीडियो देखिएगा, इसमें मैंने वो पूरी कहानी बताई है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। टेक केयर, टाटा।